रामगढ़ उपचुनाव के बाद अब डुमरी उपचुनाव भी परिवारवाद और जातिवाद की ढेर चढ़ा दी गई है। रामगढ़ उपचुनाव में भी सांसद की पत्नी और दूसरी तरफ विधायक के पति को टिकट दिया गया था और डुमरी उपचुनाव में भी वही हो रहा है। जोहार, झार संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं मनमंथ बैस। चाहे बीजेपी कितनी भी परिवारवाद के खिलाफ है, वो सिर्फ भाषण और जनसभाओं तक सिमट कर रह गया है। टिकट और गठबंधन के नाम पर जनता के साथ ठगबंधन किया जाता है और फिर जनता को धूर्त बनाएं कि हमारी पार्टी परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देती है। फिर डुमरी उपचुनाव को कैसे परिवारवाद से दूर कहें, और रामगढ़ उपचुनाव में भी वही हुआ था। डुमरी उपचुनाव में भी वही किया जा रहा है। जेएमएम के उम्मीदवार दिवंगत नेता जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी को टिकट देकर मैदान में उतारा गया है, तो एनडीए से आसू के दिवंगत नेता दामोदर महतो की पत्नी यशोदा महतो को उतारा गया है। दामोदर महतो आसू पार्टी के केंद्रीय महासचिव सह डुमरी विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी थे। साल 2018 में उनका निधन हो गया था। डुमरी उपचुनाव में परिवारवाद के साथ साथ जातिवाद भी मैदान में है। दोनों ही प्रत्याशी एक ही समाज से आते हैं, जिसे पार्टी और नेताओं ने खूब साधने की कोशिश किया है और कोशिश में लगे हुए हैं। पूर्व शिक्षा मंत्री के पत्नी बेबी देवी के शपथ ग्रहण आप लोग सब देख चुके हैं। किस तरह से उनका वीडियो प्राइवेट किया गया, जब सही से शपथ ग्रहण भी नहीं पढ़ पा रहे थे। आनंद फानन में वीडियो को प्राइवेट और सोशल मीडिया से हटाया गया। सिर्फ पत्नी होने के नाते आप किसी को भी मंत्री बना देंगे, उनमें कोई गुणवत्ता हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वे मंत्री पद के उपयुक्त हैं या नहीं, ये भी नहीं सोचेंगे। इतनी जल्दबाजी थी कि उपचुनाव तक भी इंतजार नहीं कर पाए और मंत्री बनाकर कैबिनेट में शामिल कर लिए। इतनी ही तत्परता अगर 30 साल से लापता सेना के जवान की पत्नी में दिखाए होते, तो आज अपना जीवन यापन के लिए चना बेचने को मजबूर नहीं होती। आपको बताते हैं, खूंटी जिला का एंथोनी वेंगरा सेना में गनर के पद पर कार्यरत 1991 में जम्मू कश्मीर में तैनात थे और करगिल युद्ध में वो लापता हो गए। आज तक ना उनका कोई पता चला, ना ही शहीद का दर्जा मिला। उनकी पत्नी आजीविका चलाने के लिए चना बेचती है। बहुत पत्र और पत्रिकाओं लिखा गया, तब उनको आंगनवाड़ी सेविका के रूप में 3000 का मासिक वेतन पर बहाली हुई थी। जिस परिवार में 4 बेटी 1 माँ और घर में कोई आय का स्रोत न हो, वैसे में इस 3000 की नौकरी मुंह पर तमाचा के जैसा है। आज के समय में गुजारा करना 3000 में कितना मुश्किल है, आप समझ सकते हैं। नौकरी नहीं दे सकते थे, उस जवान की जो सैलरी थी वह भी अगर परिवार को मिलता रहता तो अपना जीवन यापन तो अच्छे से कर सकती थी, लेकिन वो भी नहीं कर पाए। यही अगर एक किसी मंत्री, विधायक या बड़े नेता की पत्नी होती तो इसके लिए खुद मुख्यमंत्री से मंत्री से लेकर तमाम नेता इनके प्रचार प्रसार करते दिखाई पड़ते, जैसे आज बेबी देवी और यशोदा महतो के लिए किया जा रहा है। ये पत्नियां न तो 2 रुपए का मोहताज है, न ही अपनी आजीविका चलाने के लिए इनको मजदूरी करना पड़ रहा है। उल्टा चुनाव में खर्च के लिए भी सोचने की जरूरत नहीं है कि इतना बड़ा धन कहां से और कैसे आएगा और कैसे होगा। यही फर्क होता है सेना और नेता की पत्नी होने का। महिला के प्रति इतना ही सम्मान दिखाना था तो कम से कम उस नेता की पत्नी को ही टिकट दे देते, उनको ही चुनाव लड़वा दिए होते। पर ये उनकी राजनीति को सूट नहीं करता है, क्योंकि यहाँ परिवारवाद और जातिवाद की बलि चढ़ जाती। जो सरकार 4 साल से एक नियोजन नीति नहीं बना पाई, युवाओं को बहाली नहीं होने दे रही है, इसमें भी तत्परता दिखाए होते तो आज युवाओं को बेरोजगारी का मार झेलना नहीं पड़ता, युवा दर दर भटकने को मजबूर नहीं होते। बेबी देवी के लिए सब कुछ तत्परता से किया जा रहा है, हो भी क्यों नहीं नेता की पत्नी जो इतना जल्दबाजी में सब कुछ हो गया, ऐसे सरकार को क्या बोले और क्या कहें। इस सरकार को निकम्मा ना कहें तो क्या कहें, युवा विरोधी ना बोले तो क्या बोले, भ्रष्टाचारी ना कहें तो क्या कहें, खनन माफिया ना कहें तो क्या कहें,
सिर्फ चुनाव यात्रा पर रहते हैं, ऐसे सरकार को क्या बोले। वापस उपचुनाव पर लौटते हैं। इन दोनों नेताओं का क्वालिफिकेशन भी थोड़ा देख लीजिए। बेबी देवी अपना एफिडेविट में जो डाली है उसके अनुसार वो साक्षर हैं और 48 वर्ष की हैं। भारत में साक्षर का मतलब होता है जो पढ़ लिख सकते हैं, अपना नाम या बोल सकते हैं, उसे साक्षर कहते हैं। इनके दिवंगत पति 10वीं पास थे जब उनको शिक्षा मंत्री बनाया गया था, जिसके बाद उन्होंने 11वीं में नामांकन करवाए थे, लेकिन वो इंटर भी नहीं कर पाए और इस दुनिया से चली गई। उनकी पत्नी सिर्फ साक्षर हैं, फिर भी मंत्री बनाया गया है। यहाँ पर डिग्री का मतलब सिर्फ नेता की पत्नी होना ही काफी है। यशोदा महतो एनडीए की उम्मीदवार, अपना क्वालिफिकेशन आईएससी लिखती है +2। अब कुछ निर्दलीय प्रत्याशी को भी देख लीजिए। डुमरी उपचुनाव में टोटल 15 के प्रत्याशी नामांकन किए थे, उसमें 11 को स्वीकार किया गया है, 2 को रिजेक्ट कर दिया गया, 2 खुद ही अपना नाम वापस ले लिए हैं। अभी जो आंकड़ा इलेक्शन कमीशन के साइट पे दिखा रहा है उसके अनुसार सिर्फ 6 कंटेस्टेंट ही हैं। इनमें सिर्फ 2 उम्मीदवार के पास ही बैचलर डिग्री है और किसी पास बैचलर डिग्री तक नहीं। अब्दुल मोमिन रिजवी 47 वर्ष के AIMI के उम्मीदवार हैं जो मैट्रिक पास हैं। कमल प्रसाद साहू 43 वर्ष के हैं जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, इनके पास बैचलर डिग्री है। रोशन लाल तुरी सबसे युवा उम्मीदवार 36 वर्ष के, ये भी निर्दलीय हैं और इनके पास भी इंटरमीडिएट की डिग्री है। नारायण गिरी जो 80 साल के निर्दलीय उम्मीदवार हैं, हिंदी में साहित्य, बैचलर डिग्री है इनके पास। अब आपको झारखंड में पिछले कुछ उपचुनाव के बारे में बताते हैं कि कैसे परिवारवाद, भाई भतीजावाद और जातिवाद चल रहा है। 2020 में पहला उपचुनाव हुआ था 2 सीट पर, दुमका और बेरमो। दुमका सीट के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छोड़ी थी क्योंकि वो विधानसभा में 2 सीट से चुनाव लड़े थे जिनमें एक खाली करना था। उसमें उन्होंने बरहेट को चुना और दुमका छोड़ दी। दूसरा बेरमो सीट से कांग्रेस विधायक राजेंद्र सिंह के निधन के बाद वो सीट खाली हुआ था। दुमका से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के भाई बसंत सोरेन और बेरमो से स्वर्गीय राजेंद्र सिंह के पुत्र जयमंगल सिंह को टिकट दिया गया। दोनों चुनाव भी जीत जाते हैं और अभी विधायक हैं। उसके बाद तीसरे सीट मधुपुर, यहाँ झारखंड सरकार में मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के निधन के बाद खाली हुआ था, जहां उनके पुत्र हफीजुल अंसारी को प्रत्याशी बनाया गया और उन्होंने भी जीत हासिल की। इन्हें भी चुनाव से पहले मंत्री बनाया गया था और अभी राज्य सरकार में मंत्री है। इसके बाद मांडर विधानसभा से कांग्रेस विधायक बंधु तिर्की की सदस्यता रद्द हुई थी आय से अधिक संपत्ति के मामले में। वहां पर उन्होंने अपनी बेटी शिल्पी नेहा तिर्की को कांग्रेस से टिकट दिलवाया और आज विधायक है। जहां जहां उपचुनाव हुए सब जगह पुत्र पुत्री को कैंडिडेट बनाया गया। अब डुमरी उपचुनाव में भी वही हो रहा। यहाँ पुत्र पुत्री की जगह पत्नी मैदान में है। डुमरी उपचुनाव भी परिवारवाद और जातिवाद का ही चुनाव है। डुमरी विधानसभा की जनता परिवारवाद और जातिवाद को खत्म करना चाहती है तो आप किसी भी निर्दलीय प्रत्याशी को अपना वोट देकर परिवारवाद और जातिवाद को तोड़ सकते हैं। ऐसा मैं वहां की जनता से अपील उम्मीद करता हूं कि आप परिवारवाद और जातिवाद को बढ़ावा नहीं देंगे। परिवारवाद और जातिवाद समाज में दीमक की तरह काम करता है जिसे उखाड़ फेंकना बहुत ही जरूरी है एक अच्छे भविष्य और समाज के लिए। एक तरफ सहानुभूति की वोट के लिए दिवंगत नेता जगन्नाथ महतो की पत्नी को टिकट देकर मैदान में उतारा गया है जिसे सहानुभूति वोट मिल सके। दूसरी तरफ उनके ही बेटा जेएमएम के बैनर पोस्टर के तले अश्लील नाच गान खुलेआम स्टेज से करवाया है चुनावी जनसभा में। आज जब पिता के देहांत के बाद इस तरीके से अश्लील डांस प्रोग्राम करवाया जा सकता है, फिर अगर इनकी मां चुनाव जीतकर जैसे अभी मंत्री है वैसे ही रहे तो ये बेटा पता नहीं क्या क्या करवाएंगे। आप अगर सही में राज्य और समाज का विकास चाहते हैं तो ऐसे लोगों को वोट
ना करें। आपसे इतना ही मेरा अपील है। बाकी आप क्या सोचते हैं और चीज़ों को कैसे लेते हैं, सब आपके ऊपर है। धन्यवाद।